रमेश मीणा क्या कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं, फिर पवन जी कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हमें अगले सवाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं। क्या अनुशासनहीनता की थी, पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। और जो वो कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा गांधी परिवार है जिसके आस्था के साथ आप लोग चाहते हैं कि हर कोई जुड़ा रहे और जुटा रहे, वो अब मुमकिन नहीं है। नहीं, ये तो सुधांशु जी की अपनी सोच होगी कि कौन क्या चाहता है, उन्हें क्या मालूम। हमारी पार्टी में हमारे क्या पैमाने होते हैं वो छोड़िए। सुधांशु जी, आपको नहीं समझ में आएगा और मैं इसमें आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी करोड़ों आंदोलनों का एक समागम है, करोड़ों क्रांतियां उसमें शामिल हैं, मेरी भी क्रांति, करोड़ों जुनून उसमें शामिल हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, शाखा वाली पार्टी नहीं है। आप कहते हैं हम नहीं बता पाएंगे कि अगली बार कौन बीजेपी का अध्यक्ष होगा। बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, ना ही बताना चाहते हैं, ना हमारी कोई रुचि है, लेकिन इतना जरूर बता पाएंगे कि रिमोट कंट्रोल फिर भी नागपुर ही के हाथ में होगा। अगले साल भी, पिछले साल भी था और आने वाले 20-30 सालों तक भी रहेगा। तब तक की विचारधारा आपकी रहेगी नहीं, लेकिन अगर जब तक रहेगी तब तक रिमोट कंट्रोल रेशीम बाग नागपुर से ही होगा। तो इसलिए आपको दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपके यहां भी कोई चुनाव नहीं होता है अध्यक्ष पद का। आज भी जेपी नड्डा जी संघर्षरत हैं अपने आप को अध्यक्ष साबित कराने में। आपके मुख्यमंत्रियों की अगर फेहरिस्त निकालें तो उम्र देख लीजिए, कौन है 40 साल का, बताइए। अच्छा, मीणा जी की बात का जवाब दीजिए। 63 रमेश मीणा जी की बात इनका भी जवाब दूंगा, राजस्थान पे रहते हैं सर। सुधांशु जी ने भी कुछ बातें रखी, उनका भी जवाब दूंगा। तो आप सुधांशु जी दोनों संगठनों की तुलना न करें, क्योंकि उसमें हमारा अपमान होता है। हम आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी हैं। जब भी हम आपकी राह पर चलेंगे हम गिर जाएंगे। हम आपकी तरह शाखा वाले नहीं हैं कि डंडा मार के ही सीधा होते हैं। हम लोग अपना विचार रखते हैं। आज भी सचिन पायलट जी को पूरा अधिकार था कि वो अपनी बात खुले मन से रखें। उनको मौके भी दिए गए, एक बार नहीं अनेक बार। वो बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं पवन जी, वो बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं। नहीं, अब ये तो अगर एफआईआर हुई, 2 लोग बीजेपी के नेता राजस्थान में जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी सीडीआर्स हैं, उनके पास जो बात हो रही, जो कार्रवाई होगी, सबको दिखेगा कि कौन क्या प्रयास कर रहा था। पर ये भी तो सुधांशु जी को भी फिर अपनी शक्ल छिपानी पड़ेगी। पवन जी ये सोचिए कि आप इतना संभल कर बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, मेरे को खत्म करने दीजिए मेरी लाइन। कोरोना काल में संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार गिरानी है, राजस्थान की सरकार गिरानी है। देश भी तो देख रहा है, जनता भी चुनती है, वोट देती है, वो बेवकूफ नहीं होती। वो भी देख रहे हैं कि कौन किसकी क्या प्राथमिकता है। करने दीजिए इनको प्रयास। अशोक गहलोत का रवैया सही है? आप इतना संभल कर बोल रहे हैं, वो कहते हैं वो तो पहले से ही बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं, बीजेपी की साजिश में फंस गए। मौका दिया गया, प्लेटफॉर्म्स पे बात करिए, सबको सब तरह के मौके दिए गए। बात अशोक गहलोत की रवैये की या सचिन पायलट की रवैये की नहीं, बात है कि हर संगठन एक प्रक्रिया से चलता। अगर वो प्रक्रिया वो कोई भी तोड़े, मैं आज दावे से कह सकता हूं, मेरे संगठन की प्रक्रिया अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी तोड़ें तो वो भी गलत माना जाएगा, गलत होगा। ये बात मैं तो खुलकर कह सकता हूं, सुधांशु जी नागपुर से पूछे बगैर नहीं कह पाएंगे। इसलिए बात प्रक्रिया की करिए। 135 साल पुराना संगठन है, तभी जिंदा रहा क्योंकि प्रक्रिया को समझता है, प्रक्रिया का सम्मान करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप पवन जी? ठीक लगा लीजिए। राहुल गांधी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? देखिए बात, अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए खुलकर, क्या आप उस ऑर्डिनेंस के पक्ष में थी या सुधांशु जी उस ऑर्डिनेंस के पक्ष में हैं? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? तो या तो आपकी सरकार गलत थी या फिर राहुल गांधी। सांसद, वहां से ये भी साबित हो जाता है अंजना जी कि अगर जो आरोप हम पर लगाया जाता है कि गांधी परिवार के हाथ में रिमोट कंट्रोल था मनमोहन सिंह जी की सरकार का, अगर रिमोट कंट्रोल होता तो ऑर्डिनेंस पास ही नहीं होता ना। राहुल गांधी तो फोन उठाकर मना कर देते ऑर्डिनेंस पास नहीं होना चाहिए। तो बोलने से पहले सुधांशु जी को भी सोचना चाहिए। बार बार आरोप लगाते ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। हमारे यहाँ ये आजादी मुझको भी है कि अगर मैं अपनी पार्टी के किसी निर्णय के खिलाफ हूं तो मैं खुलकर उसके बारे में बोल सकता हूं, खुले मन से बोल सकता हूं और मेरी बात सुनी जाती है। मैं इसीलिए इस पार्टी में बड़ा गर्व से रहता हूं।
मैं डर के मारे नहीं रहता जैसा सुधांशु जी को घबराहट में रहना पड़ता है, बार बार फोन नंबर बदलने पड़ते हैं, बार बार फोन पे बात करने से घबराना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई परंपरा नहीं है। देखिए पवन जी ने ये बात कही, कैसी बात ये कह गए? ये बताइए, अध्यादेश फाड़ने से अध्यादेश खत्म हो जाता है क्या? कितना लोग सड़कों पे फाड़ते हैं ना, वापस लेना पड़ता है कैबिनेट को। तो आखिर में कैबिनेट ने वापस लिया था। और ये अगर आप कहें कि राहुल गांधी जी की वो हैसियत नहीं थी कि अगर वो मनमोहन सिंह जी को फोन करते कि वापस ले ले, और वो वापस नहीं होता, फाड़ने से ही वापस होना था, तो मेरे विचार से यह चरित्र सभी लोग समझते हैं। इसीलिए वहां पर अध्यादेश फाड़ना सिर्फ परिवार की सर्वोच्चता का एक विभत्स प्रदर्शन था सार्वजनिक स्थल पर, कि प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, हमारी ये हैसियत है। जो एक यथा आपने विचारधारा की बात कही, आपने हमारे दबने डरने सबकी बात कही, मैं वो भी बात आपकी पूरी तरीके से करता हूं। विचारधारा के लिए तो अशोक गहलोत जी जबरदस्त काम कर रहे हैं। किसानों का पूरी तरीके से खर्चा माफ नहीं हुआ। आपने कहा था जवानों को, बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपया भत्ता देंगे, अभी तक भत्ता नहीं मिला है। आयुष्मान भारत योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया गया है, और आपने उससे पहले भामाशाह योजना को बंद कर दिया है। तो हकीकत क्या है कि नौजवान परेशान है, किसान हलकान है, रोगी भी हैरान है, और महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान है। ये आपकी किताबों में आ चुका। विचारधारा खिदमत तो पूरी तरीके से अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है।